हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे, ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी कम्युनिटी को स्पेशली ईद मुबारक। एंड आई होप आप लोगों की ईद अच्छी जा रही होगी। सो हमारा जो चैप्टर था हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आई मिस्ड अ फ्यू डेज़, लेकिन उसकी भी एक रीज़न थी, वो आप लोगों को एट द वेरी एंड समझ आ जाएगी, बिकॉज़ आप लोगों के लिए ही एफ़र्ट हो रही थी। आप लोगों के मॉक टेस्ट को मैं प्रिपेयर करवा रहा था साथ साथ, बिकॉज टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि एट द वेरी एंड हमारे पास मॉक टेस्ट के दिन ज़ाया हूँ। वो मैंने उसका सारा मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ था, सो फर्दर हम लास्ट लास्ट डेज में मॉक एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करके साइट के ऊपर अपलोड कर सकें, विच यू ऑल कैन गेट, एंड दैट विल बी योर फाइनल प्रिपरेशन। और मैंने एक पोल जो लगाया था उसमें आप लोगों ने जैसा कि बोला था कि यार एक्सपर्ट का है, हमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले करवा दो, बिकॉज़ टाइम शॉर्ट है। और काफ़ी सारे आप में से बहन भाई कह रहे हैं कि ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करवा दो, हमें डेरिवेटिव्स वगैरह करवा दो, डिफरेंशिएशन करवा दो, या हमें फ़र्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री करवा दो। ठीक है, सो आप लोगों की जो बात है उसको ही मद्देनज़र रखेंगे, और फर्दर टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ पहले जाने वाले हैं। फिर मेरी बात याद रखना, जो चैप्टर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू उसमें से भी आएगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एट द वेरी एंड अगर कोई ऐसा चैप्टर जो मुझे लगता है कि छोटा है, उसको कवर जल्दी करवाया जा सकता है, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शंस, तो मैं उसकी एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वन शॉट के अंदर वो पूरा चैप्टर आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, सो होपफुली यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड इस चैप्टर के बाद हम सीधा ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन पे जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, जो कि आपका कंसिडर करें कि अगर एफएससी में पार्ट वन के अंदर मैथ में से कोई एमसीक्यूज आएंगे ना सबसे ज़्यादा, तो वो आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से। ये तो टेस्टेड चीज़ है। आने वाले पिछले 5 साल 4 साल जब से मेरा एडमिशन हुआ, और उससे पहले भी मैं ये सुनता आया था और देखता आया था पास पेपर्स में से कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, और उसमें से सवाल गिन चुन के बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर के बगैर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, तो वो होपफुली मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। सो हम आज अपने चैप्टर 2 को वाइंड अप कर देंगे। 2.5 और 2.6 मैं एक साथ करवा रहा हूँ। सो सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, शेयर करो वीडियो को, लाइक करके कमेंट ज़रूर कर देना ताकि आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारा 2.5 एक्सरसाइज के ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला दोबारा से। ठीक है, यही 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स आप लोग लगा रहे हो अपने जो आप लोगों की प्रोपोजिशंस थी, जो आप लोगों के लॉजिकल ट्रुथ टेबल्स आप बना रहे थे, आप किसी स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूव कर रहे थे, एब्सर्डिटी अप्रूव कर रहे थे, कॉन्टीजेंसी अप्रूव कर रहे थे, जो कि हमने 2.4 में सीखा था। ठीक है, सो आप लोग उसको देख लेना जाके, तमाम लॉज आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल की फॉर्म में करना है। इवन दो मैंने आप लोगों को डी मॉर्गन्स का जो लॉ था वो अप्लाई करके भी बताया था। सो ये आप लोगों के यही कॉन्सेप्ट्स हैं, और देन आप लोगों के एक्सरसाइज के सवाल हैं। जब आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लोगों को हलवा लगेगा वो पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, सो इसके लिए 2.4 की प्रीवियस वीडियो इसको लाजमी वॉच कर लेना, देन आप लोगों की ये एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। इसमें नथिंग न्यू, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर ओल्ड वंस विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। कमिंग ऑन टू बाइनरी रिलेशन, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जी जनाब। 2.6 बाइनरी रिलेशन क्या है यार, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं बनानी, अपने लिए आसान तरीके से समझना है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। मैं समझाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं एक डेफिनेशन जो कि आप लोगों के लिए मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखी है। अब बाइनरी रिलेशन इज़ अ वे टू डिस्क्राइब हाउ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट आर कनेक्टेड टू एलिमेंट्स इन अनदर सेट। ठीक है, इट्स लाइक अ रूल और अ लिस्ट दैट पेयर्स एलिमेंट फ्रॉम टू सेट्स। ठीक है, A and B using ordered pair where X comes from set A, जो ordered pair में X होगा पहला वो set A उसका मतलब है, और Y का मतलब है set B। ठीक है, from set B these pairs are chosen from a Cartesian product। कार्टिशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। इन पेयर्स को कैसे चूज़ किया जाता है, ये जो पेयर्स हम बनाते हैं, ठीक है, ये कैसे चूज़ होते हैं, ये होते हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है, समझो। वो ये बात कर रहा है, ठीक है, कि बाइनरी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, ठीक है, जिससे आप ये कर सकते हो कि आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाउ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट
आर कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स इन अनदर सेट। ठीक है, मतलब ये एक एक आप समझ लो कि सबसे पहले तो आप लोगों को लेना पड़ेगा हमेशा रिलेशन से पहले। ठीक है, आप किसी चीज़ का रिलेशन बता रहे हो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर और एक एनोलॉजी बताता हूँ जो आप लोगों के लिए स्पेशली लिखी है मैंने। थिंक ऑफ बाइनरी रिलेशन लाइक अ फ्रेंडशिप लिस्ट एट अ स्कूल। मतलब आप समझो कि एक स्कूल है, उसमें आपके दोस्तों की एक लिस्ट है। ठीक है, जिन लोगों की दोस्ती है उनकी एक लिस्ट है पूरी। ठीक है, एक स्कूल के अंदर सपोज यू हैव टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, मतलब आप कह देते हो कि यार दो ग्रुप्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हम अलग कर रहे हैं क्लास में, एक ग्रुप ए है एक ग्रुप बी है। ठीक है, अब हम जब ग्रुप पे अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज लाइक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब क्या कहने का है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तमाम पॉसिबल पेयर्स जो कि ग्रुप ए के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो और ग्रुप बी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनका उनको जब आप आपस में उनकी पेयरिंग करोगे तो वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है, सो अब बाइनरी रिलेशन क्या है? अब बाइनरी रिलेशन इज अ स्मॉलर लिस्ट वेयर यू ओनली इंक्लूड पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रेंड्स। कहा जाए आपको एक पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, ठीक है, मतलब ग्रुप कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ग्रुप ए के भी स्टूडेंट्स होंगे ग्रुप बी के भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी दोस्ती होगी, सारे मिक्स्ड होंगे। ठीक है, अब आपको कहा जाए कि एक रिलेशन बनाओ जिसमें आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स का बताओ या उन स्टूडेंट्स के पेयर हमें दो जो सिर्फ आपस में दोस्त हैं। इसमें तो यार देखो ग्रुप ए के अंदर अब ग्रुप बी के भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ ग्रुप ए है, समझो ग्रुप ए ऐसा है जिसके सारे आपस में दोस्त हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स। ग्रुप बी ऐसा है जिसके ग्रुप बी में सारे आपस में दोस्त हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ग्रुप बी के अगर ग्रुप ए में स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो यार देखो उनकी तो ए से दोस्ती नहीं है ना, इसी तरह अगर ग्रुप ए के बी में जाएंगे तो उनकी भी बी से दोस्ती नहीं है, उनको करनी पड़ेगी। सो अगर आपको कहा जाए, ये हो गया आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको कहा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आपको कहा जाए, आपको बोला जाए कि रिलेशन बताओ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको कहा जाए कि सिर्फ मुझे एक रिलेशन था जो स्टूडेंट दोस्त हैं आपस में, तो अब वो छोटी लिस्ट हो जाएगी, वो स्मॉलर लिस्ट हो जाएगी। आप लोग सिर्फ बताओगे कि कौन से स्टूडेंट्स आपस में दोस्त हैं, आप सबको नहीं कंसिडर करोगे यहाँ। सो दिस इज व्हाट अ बाइनरी रिलेशन इज बेसिकली। ठीक है, द रिलेशन डजंट हैव टू इंक्लूड एवरी पॉसिबल पेयर, जस्ट द वन दैट फिट द फ्रेंडशिप रूल। एक रूल है बेसिकली, एक आप लोगों ने रूल डिफाइन कर दिया कि मुझे एक ऐसा रिलेशन बनाना है या ऐसा रिलेशन बताना है जिसमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं आपस में दोस्त हों, ये एक रूल है। ठीक है, सो ये है बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा बाइनरी रिलेशन आप होता क्या है। ठीक है, एक चीज़ और, अब बाइनरी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर कहा जाए एक ऐसी कंडीशन हो कि आपको कहा जाए कि जो आपके दो सेट्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो आप कहोगे द रिलेशन इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए, मीनिंग इट पेयर्स एलिमेंट ऑन द सेम सेट विद ईच अदर। कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ। अगर सपोज करो ए है आपके पास सेट जो कि है 1 2 3। ठीक है, और आपको कहा जाए कि ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? बेसिकली ये आप लोगों को इसलिए समझ आना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने इसका कैसे बनाना है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कि देखो अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब बी में वो तमाम बी भी वही सेट है जो कि ए का सेट है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आप ए को ही दोबारा लिख लो, मतलब लिख लेते हैं यूँ, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा कि हम ए को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ। ठीक है, और जब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ठीक है, और क्रॉस 1 2 3, अब हमने करना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने बनाने हैं इनके पेयर्स। पेयरिंग हम कैसे करते हैं? पेयरिंग हम ऐसे करते हैं कि 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, फिर हम 1 को करेंगे इस 2 के साथ, फिर हम 1 को करेंगे इस 3 के साथ, फिर हम आएंगे 2 पे, 2 को करेंगे 1 के साथ, 2 को करेंगे 2 के साथ, 2 को करेंगे 3 के साथ, देन आएंगे 3 पे, इसी तरह इसको करेंगे। और अब मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये इस तरह से आएगा। उन्होंने कहा था कि आपने इसको लिखना है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ठीक है, मतलब आपने पेयर्स बनाने हैं। 1 का 1 के साथ बन गया, ठीक है, कॉमा, इसी तरह 1 का 2 के साथ बन जाएगा, इसी तरह कॉमा 1 का बन जाएगा 3 के साथ। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं हम। 1 का बन जाएगा 2 के साथ, मैंने बना दिया, 3 के साथ बना दिया, और 30 के साथ। अब 2 पे आ जाते हैं, इसी तरह 2 का हम बनाएंगे 1 के साथ। ठीक है, और 2 का हम बनाएंगे 2 के साथ, और हम बनाएंगे कॉमा, यहाँ पे आता है कि नहीं आता मैं वेरीफाई कर लूँ, यस आता है।
ठीक है, हर एक के बाद यहाँ कॉमा लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद 2 का हम बनाएंगे 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह जाएगा जी, अब आप लोग खुद करने की कोशिश करो। 3 का हम बनाएंगे 1 के साथ कार्टिशियन, ठीक है। प्रोडक्ट इसका जैसे बनेगा, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, 3 का 2 एंड 3 का 3, यहाँ कॉमा आएगा एक, ठीक है। ठीक है, इसको अब हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने जैसे आप लोगों को लिख के भी दिखा दिया, ये बता दिया कि कैसे ये होगा आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई बेसिकली इसको आप कह सकते हो, ज़्यादातर इसको लोग मल्टीप्लाई ही कहते हैं। सो ये मल्टीप्लिकेशन ही एक तरह से टेक्निकली हो रही है। सो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फर्दर जब हमने इसका, ये अब हमारा बन गया कार्टिशियन प्रोडक्ट, और ये किस केस में है, ये उस केस में जब ए बी के इक्वल हो, ठीक है, ये याद रखना। और अब हम अगर बात करें आगे की, तो आगे अब हमने बनाना है रिलेशन। रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था, एक कोई सा स्पेसिफिक रूल हो सकता है जो हमें कहा जाए, हमने उसको देख के, ठीक है, बनाना होता है। बेसिकली हमने पेयर्स इसमें से निकालने होते हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट में से। अब अगर हमें कहा जाए इसमें से, ठीक है, एग्जांपल आप लोगों की 2.6 में से ही है, इस एक की मैंने ली थी, ठीक है। इसमें वो ये कह रहा है कि रिलेशन बनाओ, रिलेशन बताओ जिसमें आपका एक्स वाई सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। मतलब कहने का ये है, वो कह रहा है कि आप ये, इसको हम हाइलाइटर के थिकनेस को कम करते हैं थोड़ी, यस, ठीक है। अब वो कह रहा है, समझो इस बात को, वो कह रहा है कि आपके पास एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, आपके पास पेयर्स हैं, आप सच दैट आप बताओ कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये वो कह रहा है जी, आपसे डिमांड कर रहा है कि ये रिलेशन है, इनके आप मुझे बताओ कि ऑर्डर पेयर आप कैसे बनाओगे इस कार्टिशियन प्रोडक्ट के अंदर से। अब y इज़ इक्वल टू एक्स का मतलब है कि ये जो दूसरे वाली वैल्यू है ना, ये x के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये x के इक्वल नहीं होगी तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे पेयर। ये देखो 1 इज़ इक्वल टू 1, तो सबसे पहले तो हमारा ये पेयर आ जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। y इक्वल टू एक्स है, यस, y की वैल्यू 1 है और वो x के इक्वल है। इसी तरह अब देखो y की वैल्यू 2 है लेकिन x की वैल्यू 1 है, सो ये हम नहीं लेंगे। इसी तरह y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, ये भी नहीं लेंगे। इसी तरह y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, ये भी नहीं लेंगे। इसी तरह देखो दोबारा से 2, 2 ये दोनों इक्वल हैं, ये भी लिख लेंगे हम, ठीक है। इसी तरह आगे जाओ, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे और इसको भी ले लेंगे, ठीक है, ये भी आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये आपका आंसर होगा अगर इस केस में आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ठीक है, इसको आप R1 कह सकते हो, इसको आप रिलेशन कह सकते हो, आप इसको नाम दे सकते हो अपनी पसंद का, सही है। सो दिस इज़ व्हाट अ रिलेशन इज़। अगर हम एक और एग्जांपल करें तो वो भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे खुद लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को ये ज़्यादा आसान लग रही है तो हम एक खुद बना लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। इसी सेट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। एक्स और वाई दो ऑर्डर पेयर, आपका ऑर्डर पेयर है सच दैट, अब आपको कहा जाए कि एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 5। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन मतलब समझ आ गई होगी, यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव। आप लोगों ने अब क्या करना है, अब मैं वो कह रहा है कि आपकी ये कंडीशन है, मेन ये रूल है आपका जो सेटिस्फाई होना चाहिए। इस रूल की बेसिस के ऊपर आप पेयर्स बताओगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई जब मैं सम करूं दोनों पेयर्स को, तो उन वो होने चाहिए लेस देन 5। अगर वो लेस देन 5 नहीं होंगे तो उनको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर वो होंगे तो हम उसको ले लेंगे। अब मैं देखो 1+1 जब करूँगा, ठीक है, तो ये क्या है, 2 इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब है कि मेरा ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये ट्रू हो गई। अब मैं इस पे आता हूँ, 1+2 3 इज़ लेस देन 5, यस, ये भी मेरा आएगा 1 और 2। इसी तरह 1+3 4, ये भी आएगा, 4 इज़ लेस देन 5, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया हमारा, ये तीनों आ गए। इसी तरह 2+1 भी आएगा, 2+2 भी आएगा, 2+3 नहीं आएगा क्योंकि 5 इज़ लेस देन 5 नहीं होता। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता देन उस केस में आता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब है ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। इसी तरह ये आएगा, 3+1 4, 4 इज़ लेस देन 5 2 है, 3+2 5 आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सो हमारे कौन से ऑर्डर पेयर हुए, हमारा ये हुआ 1, हमारा 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, 2 1 हुआ, 2 2 हुआ और 3 1 हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये है आपका एक रिलेशन जो कि आप निकालोगे, जो पेयर्स आप बनाओगे, दैट इज़ व्हाट योर रिलेशन इज़, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स आउट योर कॉन्सेप्ट।
अच्छा जी, अब जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो इतना ज़रूरी है ना कि जहाँ भी आप लोग बैठ जाओ ना, एमसीक्यूज़ हों, आपका पेपर का सवाल हो, कहीं पे भी हो, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है और ये बाद में भी आप लोगों से पूछी जाएगी। इवन आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आप लोग मैथ करते हो, तो ये चीज़ आप लोगों का सर कहीं न कहीं खाएगी मैथ के अंदर, ठीक है? और आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये तो आप लोग भूल जाओ कि मैथ से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों का मैथ से सारी थ्रू आउट योर डिग्री आप लोगों का ताल्लुक रहने वाला है। सो डोमेन और रेंज, ठीक है? डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। इट्स लाइक आस्किंग विच एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए आर एक्चुअली यूज्ड इन दिस रिलेशन। ठीक है, डोमेन का क्या मतलब है, आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि वो डोमेन का मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, एक रिलेशन के अंदर जितने भी पहले पहले एलिमेंट्स होंगे ना, पहले पहले फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स की वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, वाई की नहीं, एक्स की वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, वो आप लोग कहोगे जो पहली-पहली आपकी तमाम एक्स की वैल्यूज़ हैं, वो आप लोगों की एक डोमेन का बेसिकली बनाएगी सेट, ठीक है? आप बनाओगे, ठीक है? और ये आप लोगों को ये बता रहा है कि व्हिच एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए आर एक्चुअली यूज्ड इन दिस रिलेशन, ठीक है? और रेंज क्या है? डोमेन का उल्टा आप समझ लो कि जो सेकंड एलिमेंट्स है ना, मतलब वाई की वैल्यूज़ आपकी जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हैं, जितनी भी, वो आप लोगों की हैं रेंज। हाँ, मुझे पता है नहीं समझ आई एक्सपर्ट गाय, बिल्कुल नहीं समझ आई। मैं समझाता हूँ विद एग्जांपल ताकि ये चीज़ क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है? इधर आ जाओ जी, आप लोगों की एक्सरसाइज़ की ही एक एग्जांपल है। अगर हमारे पास हो जी a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? इसकी हमने बनानी है एक रिलेशन जिसमें y इक्वल टू x है। जब हम ये बनाएँगे तो हमारे पास ऑब्वियसली अभी हमने पीछे एक वो सवाल किया है, आप लोगों को करके दिखाया है, ये हमारी रिलेशन एक बन जाएगी, ठीक है? ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब आपको कहा जाए कि इसमें से निकालो डोमेन। डोमेन क्या थी, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स एक्स वैल्यूज क्या है यहाँ पे, एक्स वैल्यूज 1, 2, 3, 4, ठीक है? लुक एट द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच पेयर। ये इसमें से आपका ये पूरे पेयर्स में से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखो, 1, 2, 3, 4, x की वैल्यूज, द फर्स्ट एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4, सो द डोमेन इज डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये आप लोगों की होगी डोमेन। अब आ जाओ रेंज पे। डेफिनेशन क्या थी रेंज की, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स y वैल्यूज इन द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, इस वाले के अंदर हमारा जो ऑर्डर पेयर है, इसमें से जो y की वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, तो हमारी रेंज क्या होगी, 1, 2, 3, 4, ये हमारी रेंज होगी, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने आपको एक सॉल्व भी करवाई है और इसी को हम यहाँ पे देख भी लेते हैं दोबारा। इसकी डोमेन क्या होगी, जब आप इसको सॉल्व करते हो इसका रिलेशन बनता है ये, ठीक है? अब इस रिलेशन में से आपने बतानी है डोमेन, ठीक है? डोमेन क्या थी, एक्स वैल्यूज़, जो आपकी पहली वाली एक्स वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट एलिमेंट आपका है जो एक्स वैल्यूज़ हैं, 1, 1, 1, 2, 2, 3, लिख लिया हमने, 1, 1, 1, 2, 2, 3। डुप्लीकेट्स को रिमूव हमेशा इग्नोर करना है। सेट में मैंने आप लोगों को बताया था, ये जब से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तब से बताता आ रहा हूँ। तो डुप्लीकेट जब रिमूव करेंगे, एक दफ़ा 1 बचेगा, एक दफ़ा 2 बचेगा और एक दफ़ा 3 बचेगा। ये डोमेन है आपकी, ठीक है? ठीक हो गया। इसी तरह अब हम आ जाते हैं रेंज पे। रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट्स वाई, तो इसमें से सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, ठीक है? 1 एक डुप्लीकेट है, इसको रिमूव कर दिया एक 2 दफ़ा, एक दफ़ा रखेंगे सिर्फ, और 2 को एक दफ़ा रिमूव कर दिया, 3 तो यही बचेगा 1, 2, 3, ठीक है? दिस इज़ आवर रेंज। सो आई होप अब आप लोगों को डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा और आप लोग इसको समझ सकते हो और इसको कर सकोगे, एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन योर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो अब हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि है फ़ंक्शन। फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज़ अ फ़ंक्शन, मैं एक्सप्लेन करूँगा और होपफुली इसको इतना क्लियर आप लोगों को कर दूँगा कि दोबारा आप लोगों को फ़ंक्शन कहीं और से भी समझने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सो सबसे पहले हम डेफ़िनेशन पे आ जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल के साथ थोड़ा-सा समझाऊँगा, और फ़ंक्शन की टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो stay tuned with me. A function is a special kind of binary relation from a set A to set B.
फंक्शन एक स्पेशल किस्म का बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, ख़ास किस्म का बाइनरी रिलेशन है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बाइनरी रिलेशन का क्या था, मैंने आप लोगों को पीछे अभी बताया था कि एक रूल, ठीक है, रूल, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास जब हम लेते हैं, सेट लेट्स से हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, हमारे पास ओवरऑल ग्रुप वन ग्रुप टू का जो कॉम्बिनेशन है वो मर्ज होके आ गया एक सेट, ठीक है। अब उस सेट के अंदर से हमने रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाते हैं, कोई सा हमें एक रूल स्पेसिफाई होता है, आपको कहा जाता है, या तो कहा जाता है कि y इज़ इक्वल टू एक्स कर दो, x+5, x+y इज़ लेस दैन 5। ये एक रूल आपको गिवन होता है, स्पेसिफिक होता है, इसकी बेसिस पे हमने बनाना होता है रिलेशन, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक खास किस्म का बाइनरी रिलेशन ही है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वेयर ईच एलिमेंट इन द डोमेन, डोमेन का मतलब सेट ए इज पेयर्ड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द रेंज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी इनपुट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो पहले पे बिलोंग कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट्स, देयर इज ओनली वन आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब, हाँ सही है, एक्सपर्ट का नहीं समझ आई, बिल्कुल नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझाता हूँ यार, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कहने का ये है कि आपके पास एक्स और वाई मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर आपको कहा जाए, ठीक है, एक रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स समझ लो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, फॉर एवरी इनपुट x बिलोंग्स टू a देयर इज ओनली वन आउटपुट y बिलोंग्स टू b। x ये वाला है, y ये वाला है, x कर रहा है बिलोंग a को, आपका पहला सेट, और y कर रहा है आपके दूसरे सेट को, बिलोंग b को, ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है फॉर एवरी इनपुट x बिलोंग्स टू ए देयर इज ओनली वन आउटपुट, मतलब इसकी हर एक इनपुट के ऊपर एक आउटपुट होगा क्रॉसपॉन्डिंग, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते। अगर मल्टीपल आउटपुट फंक्शन में आ जाएगी, मल्टीपल मैपिंग आ जाएगी, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये वन टू वन मैपिंग है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद इंजेक्टिव, ठीक है, फ़र्क है दोनों के अंदर, नीचे मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। वन टू वन मैपिंग को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव के साथ, इंजेक्टिव फंक्शन की टाइप है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। नो सिंगल इनपुट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल आउटपुट्स, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग सिर्फ एक इनपुट होगी, मल्टीपल अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग सिंगल इनपुट होगी, अगर मल्टीपल सिंगल आउटपुट होगी, अगर मल्टीपल आउटपुट्स आ गई, देन दिस विल नॉट बी कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है। दोबारा, ईच एक्स इन द डोमेन मस्ट मैप टू एग्जैक्टली वन वाई, ठीक है, ईच एक्स इन द डोमेन, ठीक है, मस्ट मैप टू एग्जैक्टली वन वाई, इफ एन एक्स इज पेयर्ड विद मल्टीपल वाई वैल्यूज इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट। फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन ये है एफ, इसको भी एफ को कहा जाता है कि सम सॉर्ट ऑफ रूल, ठीक है, बाकी आपका वही तरीका है, ए एरो बी, ठीक हो गया। इसका मतलब यही है कि ये जो है कि एक आपका जो इनपुट है, फॉर ईच इनपुट सिंगल इनपुट इट क्रॉसपॉन्ड्स टू ओनली वन आउटपुट, क्रॉसपॉन्डिंग वन आउटपुट, ठीक है। अगर मल्टीपल आउटपुट्स पे एक इनपुट क्रॉसपॉन्ड करेगा तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है एफ, ये आपका कोई रूल होता है, जैसे रिलेशन के अंदर हम रूल डिफाइन करते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर डिफाइन हुआ है, इसी तरह आपका ये f भी एक रूल होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि f इज़ अ रूल दैट असाइंस ईच x बिलोंग्स टू a टू अ यूनिक y बिलोंग्स टू b, मतलब ये एक ऐसा रूल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो a है, ठीक है, जो आपका x है, ठीक है, दैट इज़ योर द सिंगल इनपुट बिलोंग्स टू ओनली वन यूनिक, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट, इट कैन नॉट बिलोंग टू मल्टीपल क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट, अगर करेगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक रियल वर्ल्ड एनोलॉजी भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों को, ताकि बहुत बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आप लोग मुझे ये बताओ, हम वेंडिंग मशीन्स के बारे में सब जानते हैं, वेंडिंग मशीन्स वही कि जहाँ बाहर यहाँ तो बल्कि बहुत कम ही पड़ी होती हैं, वेंडिंग मशीन्स को भी डर होता है कि भाई कहीं हमें उठा के ना ले जाएं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वेंडिंग मशीन्स आम हैं, और वेंडिंग मशीन में ये होता है कि आप अपना कैश डालते हो और आप बटन एक दफ़ा दबाते हो, और जो एक आइटम आपको चाहिए होता है आपको वो मिल जाता है, ठीक है। आप ये तो नहीं करते ना, मुझे खुद बताओ कि आपने एक दफ़ा बटन दबाया और आपको मल्टीपल
चीज़ें मिल गई। यार देखो, पैसे तुम लोगों ने एक चीज़ के दिए हैं, अब तुम क्या चाह रहे हो कि एक बटन मैं दबाऊँ तो मुझे उसके बदले 10 चीज़ें मिल जाएँ? ऐसे तो नहीं होता ना। तो यही एक एग्ज़ाम्पल है जिसको याद रखना वेंडिंग मशीन को, ताकि समझ आ जाएगी कि फ़ंक्शन क्या है। अगर तो देखो वेंडिंग मशीन को दबाने पे आप लोगों को एक ही चीज़ मिल रही है, जैसे कि सोडा आपको चाहिए वेंडिंग मशीन से, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अगर आपने बटन प्रेस किया, आपको एक सोडा मिल गया, तो हाँ बस ठीक है, क्या कहते हैं, ये आपका एक फ़ंक्शन है। अगर आपने वेंडिंग मशीन में पैसे डाले और आपने बटन दबाया और आपको एक सोडा, एक आपको जूस और आपको मल्टीपल चीज़ें मिल गई, तो ये आपकी जो है, ये आपका फ़ंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इसको फर्दर आप लोग चेक कैसे कर सकते हो, इन अ ग्राफ अ फंक्शन पासिस द वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट को आपका फंक्शन पास कर रहा है तो वो फंक्शन कहलाएगा, अगर वो उसको फेल कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, चीट शीट में ये मौजूद होगा, इसको आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और ये आप लोगों को मैंने तरीका इसका बताया था, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके एक डीएम कर देना, ऑटोमेटिकली मेरा एआई का जो बॉट है वो आप तमाम बहनों भाइयों को वो आगे फॉरवर्ड कर देगा हमारी चीट शीट, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि सपोज करो आपके पास वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई इज इक्वल, ये इसलिए बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें इतनी डिटेल से कि ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हों, ताकि कुछ भी हो जाए पेपर में, कहीं से भी सवाल आ जाए मैथ का, आप लोग सॉल्व कर सको, आप लोगों को ये ना कहो भाई ये तो मैंने रट्टा ही नहीं लगाया, ये क्या चीज़ आ गई है, ठीक है। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है कि अगर तो आपका देखो एक रिलेशन है जिसमें आपको कहा गया है कि y इज इक्वल टू एक्स और आपके एक्स वाई ऑर्डर पेयर हैं, द ग्राफ इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। अब वर्टिकल लाइन एट x इज इक्वल टू 2, सपोज करो आपका x का पॉइंट है 2, ठीक है। अब मैंने उस पर वर्टिकल लाइन बनानी है, ठीक है, तो y उस केस में क्या होगा, इस कंडीशन के हिसाब से y भी 2 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि y को x के इक्वल होना चाहिए। हम उन पेयर्स को ले रहे हैं सिर्फ जिसमें y x के इक्वल है, ठीक है। और इसमें हम, अच्छा अब हम आ जाते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के ऊपर। आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को मेरे पर्सनल नोट्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। मेरा जो एआई का बॉट है वो आप तमाम बहनों भाइयों को ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट। इनका कोई भी आप लोगों से जो बुक्स के अंदर इस तरह की चीज़ें तो खैर लिखी भी नहीं होती ग्राफ्स के साथ इतनी डिटेल, आप लोगों के लिए तो एक एक चीज़ तैयार की गई है ताकि आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सको। सो इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उठाना। लेट्स गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल लाइन टेस्ट। इन चीज़ों को करवाने का मतलब यही है इतनी डिटेल में कि ये चीज़ आप लोगों को ऐसे फिंगर टिप्स पे आ जाए कि आप लोग इसको कभी ज़िंदगी में ना भूलो। वीडियोस को एक दफ़ा देख लो दोबारा से तो आप लोगों के हाँ भाई, हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये होता है कि एक एग्जांपल है, रिलेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें कहा गया है कि अब वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने करना है, ठीक है। तो हमें क्या, हम देखते हैं क्या वर्टिकल लाइन एट एक्स इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट्स एट 1 पॉइंट ओनली, ठीक है। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स की वैल्यू सपोज करो अगर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। हमारा था जो पेयर इंक्लूड होगा 2 और कॉमा 2, ये हमारा पेयर बनेगा एक, ठीक है, जो कि ट्रू होगा बिल्कुल इस रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो हम जब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो देखो x का पॉइंट भी 2 होगा, y का पॉइंट भी 2 होगा, ठीक है, ये 2 कॉमा 2, ठीक है। जब ये पॉइंट एक बनेगा, अच्छा इसी तरह अब मैं 1 के ऊपर चेक करता हूँ, अब ये 2,1 या 2,1 या 2,3 इस तरह का तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा। सिर्फ देखो एक इनपुट है हमारा, x हमारा 2 है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है y, ठीक है, y भी 2 मिल रहा है, ठीक है, यूनिक। तो ये हमारा एक सिंगल इनपुट के ऊपर एक आउटपुट मिल रहा है, तो ये हमारा फंक्शन है। इसी तरह अगर x की वैल्यू 1 होती, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें 1 मिलता, यहाँ पे आता पॉइंट, ठीक है, इस लाइन के ऊपर आता, ठीक है, इससे सेपरेट होता, इसके साथ ना आता, मतलब यहाँ पे ना आता, यहाँ पे ना आता। अगर यहाँ पे इस एक इनपुट के ऊपर मतलब 2 के ऊपर हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे थे, जैसे 2 आ रहा होता, 2 1 आ रहा होता, 2 3 आ रहा होता, तो वो फंक्शन नहीं था। जैसे कि एक एग्जांपल ये भी लिखी है आप लोगों के लिए कि इस रिलेशन में आप लोग देखो, ठीक है, इस रिलेशन में हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो अब देखो मैं क्या करूँगा, 1 और y की वैल्यू मेरे पास कुछ, अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ
1+1 से शुरू करता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू भी 1 है तो 1+1 2, 2 इज़ लेस देन 5, हाँ ये भी आ जाएगा। अब इसी तरह x की वैल्यू 1 नहीं है मेरे पास, y की वैल्यू 2 हो गई है, तो 1+2 3, 3 इज़ लेस देन 5, यस ये भी आ जाएगा, ठीक है, तो 1 और 2 भी आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास मल्टीपल, अब देखो एक x के इनपुट पे 1 पे मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो अगर मेरा x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है, ये आ रहा है y का, ठीक है, एक पॉइंट। इसी तरह अगर मेरी x की 1 और 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1+2 3, 3 इज़ लेस देन 5, हाँ है, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ही हमने इस पेयर को इंक्लूड किया। इसी तरह 1+3 आ रहा है, ठीक है, 1+3 4, 4 इज़ लेस देन 5, तो इसको भी इंक्लूड कर दिया। अब देखो x का एक इनपुट है, उसके एक इनपुट के ऊपर हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन के ऊपर, अब देखो ये वर्टिकल लाइन जो है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये यहाँ पे फेल कर रहा है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट के अंदर हमें एक इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग एक आउटपुट नहीं मिल रहा, हमें एक इनपुट के क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं, विच मीन्स कि ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को अब ग्राफिकली भी क्लियर हो गया हो, आप लोग इसको बना के भी देख सकते हो अगर तो आपकी चीज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट को प्रूव करती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन कहलाएगा। और अगर आपकी वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं, देन दैट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनटू फंक्शन की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना और इनको लिख भी लेना अपने पास, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हों। फर्दर आप लोगों को मैं इनको विजुअलाइज करके बताऊंगा, बिकॉज विदाउट विजुअलाइजेशन फंक्शंस जो ये सारे हैं ये समझने मुश्किल हो जाते हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी विजुअलाइजेशन तैयार की है ग्राफ्स के साथ, बेसिकली उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है। अब फंक्शन f colon a arrow b is into if the range is a proper subset of codomain, if the range is a proper subset of codomain, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मीनिंग सम एलिमेंट्स इन b आर नॉट आउटपुट्स, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम इसकी क्रॉसपोंडेंस बनाएंगे सेट ए और सेट बी की, ठीक है, हम आपस में उनको लिंक करेंगे, तो सबसे पहले तो उसने कंडीशन बता दी है कि जो रेंज है ना आपकी, इसकी जो ओवरऑल हम जब रिलेशन की रेंज निकालेंगे फंक्शन की, वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए कोडोमेन का, कोडोमेन का, ठीक है। कोडोमेन आप लोगों का हम कह सकते हैं कि ये बी, इसको आप कह दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मीनिंग सम एलिमेंट्स इन बी आर नॉट आउटपुट्स, ठीक है। सारा क्रक्स ये है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है इनटू फंक्शन का, ये मेन चीज़ है। रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब मैं आपको विजुअलाइज करके बताता हूँ ये, ठीक है। सबसे पहले इधर आ जाओ, इधर देखो, द रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इनटू फंक्शन के अंदर सम एलिमेंट्स इन बी आर नॉट आउटपुट्स। एग्जांपल, एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमारे पास ए और बी सबसेट्स गिवन है। अब सबसे पहले तो एक और बी जब हम करते हैं इनका हम बनाते हैं पेयर्स, ठीक है। हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, जब हमारे पास एक ये बन गया इनके पेयर्स, तो हमने उसके बाद उसमें से डोमेन और रेंज निकाल ली। डोमेन निकालने का तरीका बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सारी डोमेन होगी आपकी, और सेकंड एलिमेंट्स जो भी होंगे वो होगी आपकी रेंज। ये देखो आप लोग 1 3 5, ये 1 3 5 डोमेन है आपकी, 2 4 एंड 6 दिस इज़ योर रेंज, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इनटू के अंदर ये होगा कि जो रेंज होगी आपके फंक्शन की, इट शुड नॉट बी, इट इज़ बेसिकली जो है वो प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए वो बी का, जो आपका बी का सबसेट है। ये जो रेंज आप लोगों ने इसमें से निकाली है ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये इनटू फंक्शन नहीं है, अगर ये है तो फिर ये इनटू फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम अब इसको बना के भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले ये देखो 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 इज़ आवर सेट ए, ठीक है। इसी तरह बी क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। अब रेंज हमारी थी 2 4 6, ठीक है। रेंज इज़ द सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होनी चाहिए तो ठीक है, वो हो जाएगी 2 4 6, 2 4 6, ये सबसेट बन रहा है 2 4 6,
2 4 6 रेंज इतना सबसेट बन रहा है, लेकिन ये 8 देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है, मतलब हम नहीं लिख सकते, ठीक है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड देयर। अगर आप लोगों को मैंने सबसेट का बहुत अच्छे से बताया था अपनी, जब हम वीडियो कर रहे थे एक्सरसाइज उसकी, तो उसको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को दोबारा देखना जाके, आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम जब इसको बनाएंगे, ठीक है, हम ऐसा इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो 1 के क्रॉसपोंडेंस देखो, ए के क्रॉसपोंडेंस 2 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह 3 के क्रॉसपोंडेंस हमारे पास 4 आ जाएगा, इसी तरह 5 के क्रॉसपोंडेंस हमारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन हम 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे रेंज इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो आपका प्रॉपर तरीके का सबसेट है, मतलब रेंज आपकी 2 4 6 है, वो बी को बिलोंग नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं सबसेट इसको बिलोंग कर रहा है इसका? क्योंकि यहाँ पे 8 है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सो ये इस तरह से आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट है मेनली। सो आप लोगों ने मेनली सिर्फ चेक यही रखना है कि रेंज जो है ना आपके फंक्शन की, वो आपका जो है सबसेट होनी चाहिए, जो है आपका ये बी की वैल्यू के साथ, जो आपका दूसरा सेट होगा उसके साथ। अगर तो वो है देन आपका फंक्शन इनटू है, अगर तो वो नहीं है देन द फंक्शन इज़ नॉट इनटू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पे, ठीक है। अगले का मतलब ये है कि हम बात करते हैं ऑनटू की। ऑनटू में आ जाते हैं, इसको सरजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। याद रखना, अगर कहा जाए सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो ऑनटू की बात हो रही है। अ फंक्शन ए एरो बी इज ऑनटू सरजेक्टिव इफ द रेंज इक्वल्स द को डोमेन। सिर्फ वहाँ पे ये था कि रेंज जो है फंक्शन की हमने निकाली, तो वो सेट तो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। यहाँ पे कह रहा है कि रेंज को जो आप फंक्शन की निकालोगे उसको इक्वल होना चाहिए बी का। मतलब क्या है? मीनिंग एवरी एलिमेंट इन बी इज एन आउटपुट फॉर सम इनपुट इन ए। मतलब हर एलिमेंट जो बी में मौजूद है उसका कोई वो मतलब इज एन आउटपुट, ठीक है, मतलब वो आउटपुट के तौर पे वर्क कर रहा है फॉर सम इनपुट इन ए, ठीक है। अगर हम इधर जाएं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है C1। ये बना कैसे है? ये बना इस तरह से है कि ये देखो, आप लोग जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो ये बन जाएगा ये रिलेशन, ठीक है, C1 M1, ठीक है, इसी तरह C2 M2, C3 में से आप M2 के साथ कर लो, M1 के साथ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बात क्या कर रहे हैं? हमने ये कहा था रेंज इक्वल्स बी, एवरी एलिमेंट इन बी इज एन आउटपुट। मतलब जो बी का ये एलिमेंट, यहाँ पे तो देखो हमारे पास एक स्किप हो रहा था। क्यों स्किप हो रहा था? क्योंकि हमारी एक वो सेटिस्फाई नहीं हो रही ये वाली कंडीशन, ठीक है। हमारा रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट बी का जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से हमारा ये स्किप हो गया, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं हुए, वरना तो मैं 5 को इसके साथ भी कर रहा था, 6 के साथ, तो मैं कहता चलो मैं 5 को 8 के साथ भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये इनटू में नहीं होता, हमारी कंडीशन की वजह से ये इंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन ऑनटू ये कहता है कि आपका जो बी है उसके तमाम एलिमेंट्स, मतलब बी का सेट जो हमारे पास है, इसका जो M1 है M2 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये ए के लिए बने, ए के लिए, ठीक है, ये हर एक के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है, इसमें से कोई छूट नहीं सकता, इसका कहीं ना कहीं लिंक होगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन बी इज़ एन आउटपुट, ठीक है। ये जो बी का हर एक एलिमेंट है ये एक आउटपुट के तौर पे वर्क कर रहा है। अब देखो, जैसे कि ए है हमारे पास C1 C2 C3, C1 C2 C3, बी है M1 M2। मैंने ए को C1 को M1 के साथ लिंक कर दिया, C1 को मैंने M1 के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो, डोमेन मैंने जब लिखी इसकी और रेंज मैंने इसकी लिख दी, तो अब मैंने कहा रेंज इज इक्वल टू बी। रेंज क्या है मेरी? M1 M2, और बी क्या है? M1 M2 इज इक्वल टू बी। ये मेरी ट्रू हो गई कंडीशन, ये ट्रू है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि हर एलिमेंट जो है, ठीक है, जो आउटपुट है M1 M2, ये हर एलिमेंट के साथ लिंक करेगा ए के, ठीक है, हर एक के साथ तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब C1 M1 के साथ हो गया, C2 भी आप M1 के साथ कर सकते हो, ठीक है, C2 भी मैंने M1 के साथ कर लिया, ठीक है। इसी तरह अब C3 को भी मैं M2 के साथ कर सकता हूँ, M1 के साथ भी कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी। नहीं, M1 के साथ नहीं कर सकता, सॉरी, M1 के साथ करूँगा तो फिर देखो ये वाला खाली हो जाएगा। हमने हर आउटपुट को देखना है, मतलब ये जो हर आउटपुट है बी पे, ये लिंक इसका होना चाहिए किसी एक के साथ, ठीक है। अब देखो, मैं C1 को M1 के साथ कर सकता हूँ, C2 को मैं M2 के साथ भी कर सकता हूँ,
ठीक है। इसी तरह C2 को मैं M1 के साथ कर सकता हूँ, C3 को मैं M2 के साथ कर सकता हूँ। लेकिन ये खाली इनमें लिंक होना ज़रूरी है। ये मैं ये नहीं कर सकता इसकी तरह कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं कहूँ यार C1 भी M1 के साथ, C2 भी M1 के साथ, C3 भी M1 के साथ, ये मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, इसको नहीं करना, ये फिर ऑन टू नहीं कहलाएगा। ऑन टू का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग, ये जो क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट है बी पे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ए का कोई ना कोई एक इनपुट मौजूद होगा। दिस इज़ व्हाट ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन मीन्स। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इंजेक्टिव की, तो इंजेक्टिव को 1 to 1 भी कहते हैं हम। ठीक है, अ फंक्शन एफ कॉलन ए एरो बी इज इंजेक्टिव इफ नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए मैप टू द सेम एलिमेंट इन बी। ठीक है, मतलब नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं वो मैप ना कर जाएं सेम एलिमेंट्स इन बी को। दिस मीन्स दैट रेंज हैज़ नो रिपीटेड एलिमेंट्स, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा इसमें। ठीक है, मतलब ए के अंदर कोई डुप्लीकेट है, ठीक है, मतलब ए के अंदर एलिमेंट्स हैं दो, ठीक है, आप उनको बी के सेम एलिमेंट के साथ मैप करना चाह रहे हो उन दो एलिमेंट्स को एक है, तो ये काम आप नहीं कर सकते इंजेक्टिव में। इसका मतलब ये है, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो, ठीक है, मेरे पास ए है 1 2, बी है मेरे पास ए बी सी। ठीक है, अब जब मैं इसका कार्टीशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं 1 को इसका रिलेशन बनाऊंगा, बेसिकली 1 को ए के साथ और 2 को मैं बी के साथ लिख देता हूँ। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको बना के भी देख लेते हैं। जब हम इसको विजुलाइज करेंगे तो 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता अब 2 को भी मैं ए के साथ कर दूं। अगर मैं ये कर दूंगा तो ये नहीं कहलाएगा इंजेक्टिव, ये 1 to 1 नहीं कहलाएगा। बिकॉज देखो, मैंने 1 को भी ए के साथ कर दिया, मैंने 2 को भी ए के साथ कर दिया, मैंने तो डुप्लीकेट ले आया, मैं तो रिपीट कर दिया। ठीक है, काम, ठीक है, मैंने डिस्टिंक्ट नहीं रखा। ठीक है, तो मतलब क्या, रेंज हैज़ नो रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ईच आउटपुट कम्स फ्रॉम अ यूनिक इनपुट, ईच आउटपुट कम्स फ्रॉम अ यूनिक इनपुट, इनपुट यूनिक होना चाहिए, इनपुट सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और अब इसके साथ क्योंकि हमारे पास कोई मौजूद ही नहीं है इसमें, ठीक है, हमारे पास इसके अलावा कोई एलिमेंट, अब हमें इसको इसके साथ 2 को हम सी के साथ नहीं कर सकते। अगर हमने 2 को बी के साथ किया है तो अब मैं ये नहीं कह सकता 2 को मैं सी के साथ भी कर दूँ। अगर मैं ये हरकत करूँगा तो फिर ये मेरा 1 to 1 नहीं कहलाएगा, इंजेक्टिव नहीं कहलाएगा। बिकॉज देखो, मैंने 2 को इस इनपुट को यूनिक नहीं रखा, ये इनपुट इसके लिए भी रिपीट हो गई, सो दिस इज़ नॉट यूनिक इनपुट। ठीक है, सो हर आउटपुट जो है वो यूनिक इनपुट के साथ आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इंजेक्टिव इज़। ठीक है, लास्टली बाइजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन जो बाइजेक्टिव होता है उसको 1 to 1 भी कहते हैं और ऑन टू भी कहते हैं। मतलब कि वो आपका जो फंक्शन बाइजेक्टिव है ना, उसका मतलब है कि उसको बाइजेक्टिव होने के लिए सबसे पहले 1 to 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। आसान, बहुत आसान। अभी हमें पता है 1 to 1 क्या होता है। 1 to 1 बोलता है कि रिपीट नहीं होने चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए के। ठीक है, एवरी आउटपुट यूनिक होना चाहिए फ्रॉम इनपुट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 to 1 होता है। और ऑन टू क्या होता है कि जो हमारी रेंज है वो इक्वल्स होती है कोडोमेन के। ठीक है, कोडोमेन बी है हमारी, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू कोडोमेन। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं कि इफ़ इट इज़ बोथ इंजेक्टिव, नो टू इनपुट्स मैप टू द सेम आउटपुट एंड ऑन टू एवरी एलिमेंट इज इन बी इज़ एन आउटपुट। दिस क्रिएट्स अ परफेक्ट 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर ये जो दोनों चीज़ें, दोनों केस इसके अंदर आ रहे हैं कि 1 to 1 भी है, नॉन टू भी है, तो एक परफेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी। कैसे बनेगी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सबसे पहले तो देखो, अगर हमारे पास एक वही सेट है 1 2 3 और बी है ए बी सी, मैं सबसे पहले बना लेता हूँ 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ। कैसे, क्यों? क्योंकि देखो यार, सबसे पहले तो हमारी थी कि रेंज जो है ना वो इक्वल्स होनी चाहिए को डोमेन के। अब रेंज जब मैं इसकी लिखता हूँ तो मेरे पास रेंज आती है ए बी सी। अब ए बी सी, बिल्कुल ए बी सी देखो को डोमेन की इक्वल हो गई, हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमारी बिल्कुल एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन ये थी कि ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब हर एक इनपुट के क्रॉसपॉन्डेंस हमें एक यूनिक आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखो ए लिख दिया मैंने 1 2 3 जो था सेट, और बी लिख दिया ए बी सी। हर एक यूनिक इनपुट के आगे मुझे एक क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। 1 के क्रॉसपॉन्डेंस देखो मैंने एरो लगाई तो मुझे ए मिल रहा है, 2 के क्रॉसपॉन्डेंस मैंने लगाई तो बी मिल रहा है, 3 के क्रॉसपॉन्डेंस लगाई तो मुझे सी मिल रहा है। ठीक है, यूनिक इनपुट के ऊपर यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो रेंज है
ये जो रेंज है फंक्शन की, रिलेशन की, इसको इक्वल होना चाहिए आपकी को डोमेन के साथ, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई हो रही है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज़ ऑल क्लियर ऑन फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स नाउ। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, ये बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ इन्वर्स लेना। किसी भी रिलेशन का आप इन्वर्स लेते हो तो उसको स्वैप कैसे करते हो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन आर, ठीक है, कैसे होगा कि आप देखो, मैं आप लोगों को डेफिनेशन पे जाऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हम लोग एग्जांपल से ही सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आराम से रिलेशन की समझ आ जाए कि इन्वर्स उसका कैसे निकालते हैं, ठीक है। डेफिनेशन मेरी आदत नहीं है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का पहले क्लियर होगा तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, बात ये हो रही है कि रिलेशन कैसे निकाला जाएगा। रिलेशन में ये है कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशन एक हमारे पास है आर 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब हमारे पास इसकी डोमेन है टू, फर्स्ट एलिमेंट्स 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 6, सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ये रेंज है, ठीक है। आर इज़ अ फंक्शन, बिल्कुल हमारा ये फंक्शन है, ये रिलेशन हमारा फंक्शन है, हम कह सकते हैं इस रिलेशन को कि हमारा फंक्शन है बिकॉज यहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही, ठीक है। हर एक सिंगल, मैंने क्या बताया था, इनपुट के ऊपर हमें एक आउटपुट मिलनी चाहिए, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं आएंगी, सो ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा इन्वर्स, इन्वर्स अब हम इसका कैसे लेंगे, ये r-1 नहीं है, ये आप लोगों का r-1 नहीं है, ठीक है। इसको हम लिखते होते हैं इन्वर्स को इस तरह से r-1 ऊपर, ठीक है। r इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स क्या होगा, जो आपका रिलेशन है, ठीक है, उसमें आपने ऑर्डर पेयर्स के अंदर सिर्फ स्वैपिंग करनी है, ठीक है। मतलब जैसे ये 2 1 था ना, तो ये हो जाएगा 1 2, ये देखो इसका इन्वर्स क्या होगा 1 2, ठीक है। ये 3 2 था तो ये हो जाएगा जी 2 3, आगे जाओ, ये 4 3 था तो ये हो जाएगा 3 4, ठीक है। ये 5 4 था तो ये हो जाएगा 4 5, इसी तरह ये 6 5 था तो ये हो जाएगा 5 6, दैट इज़ इट, दैट इज़ योर इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। ये आपका इन्वर्स हो गया, यही आपका इन्वर्स है। सो आप लोगों को अब डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी, इफ आर इज इक्वल टू एक सेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई, देन आर इन्वर्स विल बी इक्वल टू वाई पहले आ जाएगा और एक्स बाद में आ जाएगा, ठीक है। आर इन्वर्स, ठीक है, मतलब जो इन्वर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ आर इफ़ आर इज़ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन अभी ऊपर आप लोगों को बताया है मैंने, और ये तब ही आप किसी चीज़ का इन्वर्स निकाल सकते हो ऑब्वियसली जब कोई वो फंक्शन होगा, अगर आपने इन्वर्स फंक्शन का निकालना है तो। और इन केस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, आप लोगों को कोई रिलेशन गिवन हो पेपर में या एमसीक्यू में कहा जाए कि इसका सिर्फ हमें इन्वर्स बता दो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिर्फ इन्वर्स में हम लोग स्वैपिंग कर देते हैं कि इसकी जो वाई की पोजीशन है ये एक्स के साथ स्वैप हो जाएगी, और एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 1 की जगह है 2 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इसी तरह 2 3 है तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 है तो 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इन्वर्स है। सो आई होप आप लोगों को इन्वर्स की भी समझ आ गई होगी। दिस वाज ऑल गाइस अवर चैप्टर 2 का 2.5 एंड 2.6, ठीक है। आप लोगों की एक्सरसाइज कवर हो चुकी है, होपफुली आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और फिर भी कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में जो नहीं समझ आ रहा है नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसको फर्दर क्लियर कर दूंगा होपफुली। एंड जो इसके मॉक क्विज़ेज़ हैं एंड इसकी चीट शीट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इंस्टा पे फॉलो करके डीएम करोगे उसी वक्त आप लोगों को वो मिल जाएगी, ठीक है। मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू, टर्न नोटिफिकेशन बेल ऑन। माय नेम इज एक्सपर्ट गाय एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस, गुड बाय। When did the close of forever come?